हेलो बच्चों, कैसे हो यार सभी लोग। और कैसी चल रही पढ़ाई सभी की। तो एक बार स्वागत है सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, आप सभी का आरएस इंस्टीट्यूट के। तो बच्चों, आज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज की स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके जेई मेन और जेई एडवांस की प्रिपरेशन में। इस सीरीज में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स, शॉर्ट ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो 2024 के जेई मेन और जेई एडवांस के एग्जाम में आ सकते हैं वो लेकर आए हैं। इसमें हम कुछ छोटे छोटे वीडियोस में, एक वीडियोस में 2 से 4 से 10 प्रॉब्लम तक हम डिस्कस करेंगे, जिसमें उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बहुत कम टाइम में कवर करेंगे। इसकी खासियत यह है कि इसमें हम जो डिटेल्ड मेथड आपने अपनी रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम्स में पढ़े हैं उन पे चर्चा ना करते हुए कुछ डिफरेंट शॉर्टकट्स मेथड जो रिलेटिवली बहुत कम टाइम लेते हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप खुद ये महसूस करोगे वीडियो को पूरा देखने के बाद कि नहीं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है बच्चों, और आपकी रैंक में, आपकी प्रिपरेशन में एक स्टेप आपको आगे लेके जाने वाला है। तो आज बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज मैंने कुछ स्टार्टिंग से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से कुछ कॉन्सेप्ट लिए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाला हूं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है इफेक्टिव मास मेथड। स्पेशली जहां मल्टीपल पुलीज होती हैं, देखा गया है कि बच्चे जो टिपिकल मैथड्स, जो रेगुलर मैथड्स यूज करते हैं उनमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है और मल्टीपल न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन बनानी पड़ती हैं, और मल्टीपल इक्वेशंस बनाने की वजह से हमें टाइम भी कम लगता है। तो आज एक ही मैथड बच्चों डिस्कस करेंगे, और इसको देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको किस टॉपिक का फर्दर दूसरा वीडियो चाहिए और किन टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं, तो आप उस पर कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आप बच्चों इसको पूरे वीडियो को हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज का जो टॉपिक का नाम है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास का मतलब एक सैंपल प्रॉब्लम मैंने ले रखी है यहां पर। तो इस प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये एक पुली है हमारी, फिक्स्ड पुली, उससे एक एम मास का ब्लॉक है। बट अगर डायग्राम आपको क्लैरिटी से नहीं दिख रहा है तो मैं बना देता हूं बेटा। ये एक फिक्स्ड पुली है, एक मास यहां पर हमने लगा रखा है, स्मॉल एम मास है बेटा। फिर यहां से एक मूवेबल पुली जुड़ी हुई है, और यहां पर हमारे पास एक मास 2m है, और यहां पर एक मास 3m है। अब इस क्वेश्चन में स्पेशली पूछा क्या गया, क्योंकि देखिए अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें इस बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है। अब अगर हम रेगुलर मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो आपको भी पता है कि हमें तीनों बॉडी के लिए 3 न्यूटन्स लॉ लिखने होंगे, एक कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन लिखनी होगी, और 4 इक्वेशन बनाने के बाद हमें 5 से 7 मिनट या 4 मिनट का समय लगेगा। तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज इफेक्टिव मास मेथड, फिर कुछ क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, और लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम भी दूंगा जो जेई एडवांस 2020 में पूछा गया है, जिसको आप लगाकर इस मेथड से आप देखेंगे कि कितने टाइम्स आप उस प्रॉब्लम को इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास कभी भी एक पुली और उससे लटके हुए 2 मास का सिस्टम मिलता है लाइक दिस, अगर हमारे पास कभी भी एक पुली, चाहे वो फिक्स्ड पुली हो या मूवेबल पुली हो, और उससे 2 मासेस अगर लटक रहे हैं m1 एंड m2, तो हमारा जो शॉर्टकट है वो ये कहता है कि इस पूरे सिस्टम को आप एक मास से रिप्लेस कर सकते हो। आप एक मास से रिप्लेस कर सकते हो। m इफेक्टिव बोलता हूं मैं उसको, m इफेक्टिव। ये पुली इंक्लूडिंग ये 2 मास, इनको पूरे सिस्टम को एक मास से रिप्लेस कर सकते हो, और जिसको मैं कहने वाला हूं इफेक्टिव मास। और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, 4m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जहां पर भी आपको ये एक पुली और उससे लटके 2 फ्री मासेस नजर आ जाए, तो आप इस पुली इंक्लूडिंग दिस पुली और ये 2 मास, इसको रिमूव करके यहां पर ये वाला मास लटका दोगे और प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं बेटा। यहां पर देखिए m मास है, ये 2m और ये 3m है। क्वेश्चन को समझो, हमसे कहा गया है बॉडी ए का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो अगर मुझे बॉडी ए का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो हमें बी और सी के अलग अलग एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ बेटा कि हम चाहें तो इतने सिस्टम को एक मास से अगर रिप्लेस कर दें,
इन दोनों को, ये 2m और 3m को अगर इंक्लूडिंग दिस पुली एक सिंगल मास से रिप्लेस कर दें तो देखिए हमारी प्रॉब्लम कितनी आसान हो जाएगी और ये सवाल कुछ ऐसा बन जाएगा। तो बेटा इसका जो इफेक्टिव मास अगर आप देखें, इसका जो इफेक्टिव मास है वो हमारा हो जाने वाला है 4 m1 m2, m1 है 2m, m2 है 3m डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 2m प्लस 3m, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 6 4 24, 24m डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब यह हुआ कि हम इस पूरे सिस्टम को दो और ये बी और सी ब्लॉक को हटाकर उसकी जगह एक मास लटका सकते हैं और ये सिस्टम कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर मास बेटा हमारा m रहने वाला है और यहां पर मास हमारा क्या हो गया बेटा, ये 24m/5 हो जाएगा, ठीक है ना, 24m/5। और फिर हमें पता है कि आपको इस बॉडी का एक्सेलरेशन चाहिए जो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, और अगर आप नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास अप्लाई कर दोगे तो इस बॉडी का जो इक्विवेलेंट बॉडी हमने बढ़ाई है, जो वेट होगा 24 mg डिवाइडेड बाई 5 होगा, माइनस इस वाली बॉडी का जो वेट होगा वो mg होगा डिवाइडेड बाई m प्लस 24m/5। तो यहां से आप आसानी से कैलकुलेशन कर लोगे, यहां से आ जाएगा आपका 24 माइनस 5 19mg/5 डिवाइडेड बाई 29m/5। तो इसका एक्सेलरेशन है बच्चों 19g/29 इज द करेक्ट आंसर। तो क्या करना है बच्चों, हमें बस ये जो मूवेबल पुली है और उसके साथ जो दो बॉडी लटकी हुई हैं उस पूरे सिस्टम को हटाकर उसकी जगह हमें एक बॉडी बना देनी है। इस पूरे सिस्टम को हम एक बॉडी से रिप्लेस कर सकते हैं और ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है, 4m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको लगे कि सभी बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं निकालना है, स्पेशली जब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनता है, तो आप ये मान के चलो कि आपसे सारे कैलकुलेशंस नहीं कराएगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं देता है वो आपको सॉल्व करने का। लेकिन ना चाहते हुए भी आपको बी और सी के कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, सारी इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं। मैं वो रेगुलर मेथड डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जैसे कि मैंने कहा। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि हमने क्या किया बेटा, हमने इसको पूरे को एक सिंगल मास से रिप्लेस कर दिया, और जैसे ही एक सिंगल मास से रिप्लेस किया ये इजीएस्ट प्रॉब्लम पुली की बन जाती है। फिर ये हमने नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास अप्लाई किया है और इसका एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। तो चलिए बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम किस सेम कॉन्सेप्ट पर लेकर आए हैं। तो आप देखिए इस प्रॉब्लम को भी आप सेम कॉन्सेप्ट से अप्लाई कर सकते हो। ये यहां पर भी हमें इस बॉडी का अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो हमें इन इंडिविजुअल बॉडी की न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन से क्या लेना देना, हमें इन इंडिविजुअल बॉडी की बी और सी बॉडी के एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारा टारगेट है बॉडी ए का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। तो हम बड़े आराम से बेटा इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल मास से रिप्लेस कर देंगे। तो आप देखिए यहां पर ये m है बच्चों, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं बता दूं, ये 2m है। तो यहां से इस पूरे सिस्टम को जब एक मास से रिप्लेस करेंगे तो m इफेक्टिव हो जाएगा 4m1 m2, ये रिजल्ट भूलना नहीं है आज के बाद, अपॉन m1 प्लस m2। तो ये बच्चों हो जाएगा 4m, m2 है बेटा 2m डिवाइडेड बाई m प्लस 2m, दिस इज बेटा 8m/3। तो यहां पर आप देख सकते हो बेटा ये 2m है, तो यहां पर जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है दो बॉडी का, इसको रिप्लेस करके हमने 8m/3 का एक मास लगा दिया और सरफेस स्मूथ है हमारी यहां पर। तो यहां पर जो बेटा इस बॉडी का वेट लगेगा वो 8mg/3 लगेगा। इसका वेट आप जानते हो नॉर्मल से बैलेंस होगा, मैं एफबीडी पे नहीं जा रहा हूं। तो बेटा एक्सेलरेशन अगर हमसे इस बॉडी का पूछा गया, इसका एक्सेलरेशन अगर हमें ए कैलकुलेट करना है, तो अब ये फिर से बहुत ही सिंपलेस्ट प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया, जो मेरे सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है। तो आप बच्चों बड़े आराम से अब निकाल सकते हो। और फिर से हम नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास लगाएंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं इस बॉडी का जो वेट है, ये पुलिंग फोर्स है यहां पर 8mg/3, और यहां पर इस बॉडी का वेट जो है नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा यहां पर। और पुलिंग फोर्स में हम टेंशन को कंसीडर नहीं करते, उसका नेट इफेक्ट 0 हो जाता है।
तो नेट पुलिंग फोर्स बेटा ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल मास, यहां पर हो जाएगा 8m/3 इस बॉडी का मास और 2m मास इस बॉडी का। तो ये नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास हमने बच्चों अप्लाई किया है, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 8mg/3 डिवाइडेड बाय 14m/3, तो दिस इज 8g/14, सो आंसर इज 4g/7। तो जो एक्सेलरेशन आने वाला है वो 4g/7 है। तो आप देख सकते हो इस प्रॉब्लम को अगर आप अपने रेगुलर मेथड से करके देख लीजिएगा एक बार, आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लगने वाला है। बट अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप 50 सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को विद इन ए मिनट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बेटा। करना क्या है, बस जहां आपको एक पुली दिखे, उससे लटकी 2 बॉडी दिखे, उस पूरे को आप एक सिंगल मास से रिप्लेस कर दीजिए, जिसे हम इफेक्टिव मास कह रहे हैं। तो जैसे हमने यहां पर इसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। चलिए बेटा सेम कॉन्सेप्ट हम एक प्रॉब्लम में और अप्लाई करते, थोड़ा और बड़ा प्रॉब्लम लेने का प्रयास करते हैं। ये सवाल जैसे, अब इस सवाल में इधर भी एक पुली हमने लगा रखी है, इधर भी एक पुली हमने लगा रखी है, m और 2m मास यहां है, 2m और 4m मास यहां है, और बीच में ये m मास हमारा कनेक्टेड है। अब अगर हमसे इस बॉडी का एक्सेलरेशन पूछा जाता है, कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 बॉडी है। रेगुलर मेथड कहता है कि आप 5 न्यूटन्स लॉ लिखोगे, 1 कंस्टेंट मोशन लिखोगे, 6 क्वेश्चन लिखने वाले हो, परेशान हो जाओगे। और आंसर सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है। और मैं आपको बता दूं, ये मत सोचिए कि जेई में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। आप जेई एडवांस, मैंने क्या कहा लास्ट में, मैं जो क्वेश्चन लूंगा वो जेई एडवांस 2020 में बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आया, और आप उस क्वेश्चन को करने के बाद एडवांस 2020 का क्वेश्चन मैकेनिक्स का अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहां पर जैसे हमारा टारगेट सिर्फ इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमें इनका इंटरनल कोई मामला हमें जानने की जरूरत नहीं है बेटा। हमें इन बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं पूछा गया है, तो कोई आवश्यकता नहीं कि हम उनका निकालें, यहां पर भी नहीं है। तो अगर मैं इस पूरे को एक बॉडी से रिप्लेस कर दूं और इस पूरे को एक बॉडी से रिप्लेस कर दूं, तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है, हमें तो सिर्फ इस बॉडी के एक्सेलरेशन से मतलब है। तो इस पूरे के लिए अगर मैं m इफेक्टिव निकालूंगा और इस पूरे के लिए m इफेक्टिव निकालूंगा, तो इसके m इफेक्टिव को मैं m1 कह देता हूं बेटा। तो m1 क्या होने वाला है बेटा, m1 है 4 टाइम्स m इंटू 2m अपॉन m प्लस 2m। ये बेटा हमारा है 8m/3, और यहां इन दोनों का जो इफेक्टिव है बेटा, इसे मैं m2 कह रहा हूं। तो m2 हमारा हो जाएगा 4m1m2 2m इंटू 4m डिवाइडेड बाई 2m प्लस 4m। तो ये 4 2 8 और 8 4 32m/6। तो और इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे तो 16m/3 हो जाएगा। तो अगर मैं इस डायग्राम को बेटा रीड्रॉ कर दूं, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर एक बॉडी आ जाएगी फाइनली, जिसका मास होगा 8m/3। यहां पर बीच में एक बॉडी लगी है बेटा, और यहां पर भी एक बॉडी आ जाएगी जिसका मास है 16m/3, और इसका मास हमें m दिया है। हमें इस बॉडी का एक्सेलरेशन बताना है। अब आप देख सकते हो इस बल्कि प्रॉब्लम से कितने छोटे प्रॉब्लम में ये कन्वर्ट हो गया है हमारा सवाल। और मुझे नहीं लगता कि इवन जेई मेन हो या जेई एडवांस हो, इवन किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले किसी भी बच्चे को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई समस्या होनी चाहिए। तो अब आप देख सकते हो इसका एक्सेलरेशन भी ए होगा और इसका एक्सेलरेशन भी ए होगा। और जैसा कि इजीएस्ट मेथड हमारा कहता है नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो आप आसानी से इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से पुलिंग फोर्स बेटा इसका वेट होगा, जिसकी वैल्यू 16 mg/3 है। इस बॉडी का वेट हमारा नॉर्मल से बैलेंस है, ठीक है। टेंशन हमारे इनका नेट इफेक्ट पुलिंग में आता नहीं है बेटा, ठीक है। जो भी दो बॉडी के बीच में कनेक्टेड स्ट्रिंग्स, आई होप आपको नेट पुलिंग फोर्स मेथड पता है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि इस बॉडी के लिए अगर देखेंगे तो कुछ भी नेट पुलिंग फोर्स में कुछ भी नहीं आएगा, ना ही कोई अपोजिंग फोर्स है। हाँ, इस बॉडी का वेट जो 8 mg/3 लगेगा, चूंकि ये बॉडी ऊपर जा रही है तो 8 mg/3 जो है वो नीचे की तरफ लगेगा, तो -8 mg/3 ये अपोजिंग फोर्स है। पुलिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स मिलके बनता है नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये आ जाएगा 8 m/3 प्लस 16 m/3 प्लस m।
तो यहां से बेटा ये आ रहा है आपका 8 mg/3 माइनस 16 mg/3, ये ऊपर आएगा 8 mg/3 डिवाइडेड बाई ये आ रहा है आपका 8/3 प्लस 16/3 24/3, दैट इज 8 + 1 9 m। तो यहां से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 8g डिवाइडेड बाई 27। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आप देख रहे हैं कि उन प्रॉब्लम्स को मैं बता, जैसा कि मैंने कहा था शुरुआत में कि हम उन सवालों को आसानी से और कम टाइम में इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स और कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, जिनको जनरली सॉल्व करने में आपको क्लासरूम में टाइम लगता है या लगा होगा, ठीक है ना। बाकी रेगुलर मेथड्स तो आपको पता ही, आपने अपने क्लासरूम प्रोग्राम्स में पढ़ रखे हैं बेटा। इन वीडियोस का पर्पस आपको नए शॉर्टकट्स और कुछ एक एज प्रोवाइड करने का है जो आप अपने रेगुलर स्टडीज में पढ़ते हो। चलिए अगले कॉन्सेप्ट में अप्लाई करते हैं इसको बेटा। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। इसको मैंने, जो ये मेथड है कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव मास, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चंस में लगा सकते हो, ये पूरी मैकेनिक्स में यूज होगा, वर्क पर एनर्जी में यूज होगा, सेंटर ऑफ मास में भी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा। आप अगर बताएंगे सेंटर ऑफ मास के रोटेशन में यूज होगा, एसएचएम में यूज होगा, हर जगह ये यूज होता है। यहां पर आप इस प्रॉब्लम को मैंने लिया है और इस सिमिलर प्रॉब्लम आप देखेंगे तो जेईई एडवांस 2020 के पेपर में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसमें कई सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, उसको आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन में मैंने यहां पर एक स्प्रिंग लगा रखी है बेटा, और ये स्प्रिंग इनिशियली रिलैक्स्ड है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है इसका, ये बेटा मास m है, ये मास m और ये मास 2m। तो इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया जाता है, फ्रिक्शन नहीं है कहीं, और इस स्प्रिंग में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन बताना है कि कितना हो। अब अगर आप इन बॉडी के इंडिविजुअल मोशंस को भी देखेंगे और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को भी देखेंगे तो आपको ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ सकता है, लेकिन अगर आप इसमें इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो आप देखेंगे कि देखते ही जैसे ही आप इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल मास से रिप्लेस करेंगे तो सवाल इतना सरल हो जाएगा कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि ये एडवांस में भी पूछा गया प्रॉब्लम इस तरह का, आप 2020 का प्रॉब्लम वो जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस सवाल को देखते हैं कि कैसे हम इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो हमने इस मास को पूरे को एक मास से रिप्लेस कर दिया, तो इस एक मास के लिए हमने इफेक्टिव मास की वैल्यू वंस अगेन निकाली, 4m1m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो वंस अगेन ये 8m/3 मास आ जाएगा बेटा। तो फिर से अब ये जो हमारी प्रॉब्लम है देखिए कितनी आसान हो गई। यहां पर बेटा स्प्रिंग हमने लगा रखी है, ये मास m है, यहां पुली मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, और ये जो मास हमारा है बेटा वो 8m/3 है, और इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी भी 0 है, और ये स्प्रिंग जो है वो रिलैक्स्ड है। अब आप देखिए इस सवाल में और इस सवाल में बहुत अंतर है। ये डुएबल प्रॉब्लम है, बड़ी आसानी से विद इन अ मिनट सॉल्व हो जाएगा अगर हम करने आएंगे। तो अब जैसे कि हमसे कहा गया कि इन्होंने मैक्सिमम एलोंगेशन पूछा है, मैक्सिमम एलोंगेशन क्या है, कई क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम बन सकता है, ये ब्लॉक जो एसएचएम करेगा उसका टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं। मैक्सिमम एलोंगेशन पूछा जा सकता है, मैक्सिमम स्पीड पूछी जा सकती है। तो मैक्सिमम एलोंगेशन हम दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम यानी वर्क पावर एनर्जी के कंसेप्ट यूज करके, या एसएचएम के कॉन्सेप्ट यूज करके भी हम मैक्सिमम एलोंगेशन निकाल सकते हैं। तो मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से करके दिखाता हूं इसको कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि इस पे जो बॉडी हमने लटकाई है बेटा, इसका वेट 8 mg/3 होगा जो इसको पुल करना स्टार्ट करेगा। इस बॉडी का वेट हमें पता है कि पुलिंग में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, इसको तो जो फोर्स ज्यादा जोर से खींचेगा ये उधर चला जाएगा, ठीक है ना। स्प्रिंग इनिशियली रिलैक्स्ड है, स्प्रिंग का कोई फोर्स बॉडी पे नहीं लग रहा है, तो जैसे ये बॉडी नीचे आना स्टार्ट करेगी और ये बॉडी भी आगे की तरफ जाना स्टार्ट करेगी। अब हमें पता है कि स्प्रिंग मास वाले प्रॉब्लम में आप जानते हो कि जैसे जैसे ये बॉडी नीचे जाएगी ये स्प्रिंग का फोर्स वेरी करेगा, बढ़ेगा, इस धागे में टेंशन बढ़ेगा, लेकिन तो ये बॉडी की स्पीड पहले धीरे धीरे बढ़ेगी। आपको पता है कि ये ऑसिलेट करने वाला है, पूरा सिस्टम ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने वाला है। तो एक पोजीशन ऐसी आती है यहां पर बीच में जहां स्पीड मैक्सिमम होती है, और स्पीड मैक्सिमम कहां होती है बच्चों, हम सभी जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होती है जहां फोर्स बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि पहले 8 mg/3 इस टेंशन से बड़ा होगा
और ये तो कांस्टेंट फोर्स है। जैसे जैसे ये बॉडी नीचे आएगी, स्प्रिंग के फोर्स बढ़ने की वजह से तुम ये रियलाइज करोगे कि इसमें टेंशन जो होगा वो भी वेरिएबल होगा। तो जब तक 8 mg/3 टेंशन से बड़ा है, इसकी स्पीड बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, बढ़ते 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 इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाती है। और जैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, यहां पर टी टेंशन और 8 mg/3 बैलेंस हो जाएंगे, बट फोर्स बैलेंस है, बट बॉडी रुकेगी नहीं। ये बात ध्यान रखनी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि उसके पास ढेर सारी स्पीड आ गई है तो बॉडी और आगे जाएगी और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, और अल्टीमेटली बॉडी की स्पीड क्या हो जाएगी, हाँ इसके नीचे जब इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे जाएगी तो टेंशन बड़ा होगा, 8 mg/3 छोटा होगा। जब टेंशन ऊपर की तरफ ज्यादा होगा, वेट नीचे की तरफ कम होगा, तो आप ये महसूस कर पा रहे होगे कि बॉडी जा नीचे रही है बट फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो बॉडी में रिटार्डेशन होगा। तो पहले बॉडी एक्सेलरेट करेगी ये वाली, ठीक है, इवन ये वाली बॉडी भी उसी से कनेक्टेड है, एक्सेलरेट करेगी, मैक्सिमम स्पीड अचीव करेगी एट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे स्लो होते हुए रुक जाएगी। तो हम सभी जानते हैं कि जब स्प्रिंग में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है, मान लेते हैं दिस इज द एक्स मैक्स, एक्स एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा तो इसकी वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाएगी। तो अगर हम इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें तो एक्स की वैल्यू बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्या लगाएंगे, इस वाली बॉडी नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस वाली बॉडी का जो वेट है बेटा, उसका वर्क डन हो जाएगा 8 mg/3, इस पे वेट लग रहा है और एक्स नीचे जा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्स मैक्स है, ठीक है, एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। इस टेंशन का वर्क डन हमें पता है सिस्टम पे 0 होता है बेटा, टेंशन का वर्क डन ये जितना इस पे नेगेटिव वर्क करेगा उतना ही पॉजिटिव वर्क करेगा। तो जो भी किसी भी सिस्टम में टेंशंस होते हैं, आपने पढ़ा होगा पुली के प्रॉब्लम्स में कि दो बॉडी के बीच में जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उनके टेंशन का नेट वर्क डन सिस्टम पे 0 होता है। हाँ, स्प्रिंग का वर्क क्या होगा बेटा, अगर ये बॉडी एक्स नीचे आई है तो ये बॉडी एक्स राइट जाएगी, तो स्प्रिंग का वर्क डन होता है -kx²/2, ठीक है, ये हम सब जानते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग। यहां पर डिफॉर्म हो रहा है तो स्प्रिंग नेगेटिव वर्क करेगा, ठीक है, स्प्रिंग का वर्क डन हमें पता है -kx/dx, f dx वेरिएबल फोर्स होता है, जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो -kx²/2 स्प्रिंग का वर्क आता है, ठीक है। टेंशन का वर्क होगा नहीं बेटा, इस वाली बॉडी का mg और नॉर्मल कोई वर्क डन नहीं करेंगे, बिकॉज नॉर्मल ऐसे वर्टिकल लगेगा, ग्रेविटी डाउनवर्ड लगेगा और मोशन हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो जो वर्क डन होगा वो 0 होने वाला है, बिकॉज नॉर्मल और mg दोनों मोशन के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, ठीक है। तो केवल दो ही फोर्स वर्क करने वाले हैं, इस बॉडी का वेट वर्क करेगा और इस स्प्रिंग का वर्क डन होगा इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनली जब ये बॉडी रुक जाएगी, ये वाली बॉडी की भी वेलोसिटी फाइनली 0 हो जाएगी। तो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन भी वेलोसिटी 0 होगी, और इनिशियली तो वेलोसिटी 0 थी ही, तो फाइनल भी 0, इनिशियल भी 0। तो यहां से आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट x max इज इक्वल टू 16 mg/3k। ये हमारा इसका आंसर आ जाने वाला है 16 mg/3k। अगर आप इसे SHM के कॉन्सेप्ट से भी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो मोशन स्टार्ट हो रहा है वेलोसिटी इक्वल टू 0 से, मैं आपको हिंट कर देता हूं, आप अप्रोच करिएगा, ये वेलोसिटी इक्वल टू 0 तो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। फिर आपको ये देखना है कि जहां फोर्स बैलेंस होंगे, जहां ये 8 mg/3 k से बैलेंस हो जाएगा अल्टीमेटली, तो x इज इक्वल टू 8 mg/3 k आएगा, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी जहां फोर्स बैलेंस होंगे। तो एक्सट्रीम पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन के बीच में जो गैप होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड ऑफ SHM 8 mg/3k आएगा, और जितना ये बॉडी एक्सट्रीम से मीन आएगी, फिर मीन से एक्सट्रीम आएगी, तो एम्पलीट्यूड का जो 2 टाइम्स होगा वो हमारा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है बेटा। तो ये आज का कॉन्सेप्ट था बच्चों, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव मास सीखा है, और इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप पुली के सवालों को करने का प्रयास करिएगा। वर्क पावर एनर्जी सेंटर ऑफ मास, जहां भी आपको दो पुली और उससे एक पुली और उससे लटके दो मासेस नजर आए, वहां आप बेटा जरूर अप्लाई करने का प्रयास करिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आप इस मेथड को अप्लाई कर पा रहे हैं, या और ये भी बताइएगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड आपको शॉर्टकट्स और शॉर्ट वीडियोस की जरूरत है, जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लेना, ताकि आपके पास रेगुलर वीडियोस अपडेट आते रहें, और बहुत ही अच्छे मेथड्स हम लोग और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स लेके आने वाले हैं।
ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।